हाय फ्रेंड्स, अपने एमसीक्यू चल रहे थे और ये केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू अपन यहाँ पर डिटेल से डिस्कस कर रहे थे। तो अपन ने लास्ट लेक्चर तक 19 केस स्टडी को अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज मैं उससे आगे आपको केस स्टडी को लेके चल रहा हूँ। ये केस स्टडी के सॉल्यूशंस आपको वीएसआई के ड्राइव के ऊपर आपको सोल्ड भी आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। तो यदि आपको इनको डाउनलोड करना है तो आप वीएसआई को ज्वाइन कर लो, तो उसके साथ ही साथ आपको ये पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहां पर आज अपन डिस्कस कर रहे हैं पीक्यूआर लिमिटेड कमेंस द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द न्यू 3 स्टार होटल्स। किसकी बात कर रहा है? ये न्यू 3 स्टार होटल इन बड़ौदा, जो कहां पर है? गुजरात में है। ऑन 1st of April 2020 द कंपनी इनकर्ड द कैपिटल एक्सपेंडिचर ₹75 लाख। और कंपनी ने इसके ऊपर कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है सर? 75 लाख का किया है ऑन लैंड इन मार्च 2020 एक्सक्लूसिव फॉर द अबव बिजनेस एंड कैपिटलाइज द सेम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और उसने आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज भी कर दिया। तो मुझे देखकर समझ में आ रहा है कि ये मैटर किस पे जा रहा है? सेक्शन 35 AD, जो कि स्पेसिफाइड बिजनेस, जो कि आपके स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर जाता है। और वहां पर डियर वो बताता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का तो सभी को आपके 100% डिडक्शन मिलता है। यहां पर तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी आपको यहां पर 100% डिडक्शन मिल जाएगा। बट एक्सक्लूड कॉस्ट ऑफ लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। बट एक्सक्लूड कॉस्ट ऑफ लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को छोड़कर। तो लैंड का नहीं मिलेगा, कॉस्ट ऑफ लैंड का नहीं मिलेगा, गुडविल का नहीं मिलेगा और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का। बाकी के जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किए गए हैं आपने, उनका 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगा, जो कि आपने कैपिटलाइज कब कर दिया? 1st of April 2020। 1st of April 2020 को आपने इनको कैपिटलाइज किए गए हैं। नाउ फर्दर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 इट इनकर्ड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसने यहां पर क्या किया है? कैपिटल एक्सपेंडिचर और करने के लिए बताया है ऑफ रुपीज 3 करोड़, आउट ऑफ विच 1.25 करोड़ फॉर द एक्वाजिशन ऑफ लैंड का मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कि 100% डिडक्शन मिल जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर का, बट एक्सक्लूड कॉस्ट ऑफ लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को छोड़कर आपको 100% डिडक्शन देने के लिए इस केस में बताता है। नाउ अपन बात करते हैं। ये कहता है कॉस्ट ऑफ लैंड एंड 1.75 करोड़ वाज द एक्वाजिशन ऑफ द बिल्डिंग का तो मिल जाएगा, बिल्डिंग का तो आपको मिल जाएगा। एक्सक्लूसिवली फॉर द अबव बिजनेस द पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबव एक्सपेंडिचर वर मेड बाय अकाउंट पेई चेक। और ये मैंने कहा अब आपके क्या जरूरी है कि ये पेमेंट आपके किसके थ्रू होना चाहिए? अकाउंट पेई चेक, NEFT, RTGS, ECS के थ्रू। यदि कैश पेमेंट आपके दिखाई देता है तो उसका बेनिफिट आप नहीं ले सकते यदि वो 10,000 से अबव है। तो ये किससे पेमेंट होनी चाहिए? अकाउंट पे चेक, NEFT, RTGS इनके थ्रू होना चाहिए, जो भी RBI के द्वारा ऑथराइज मोड है। द प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ द रनिंग दिस होटल बिफोर क्लेमिंग द डिडक्शंस, claiming the deduction under section 35 AD का बता रहा है। फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 इज ₹80 लाख। और ये नेट प्रॉफिट आ गया 80 लाख। फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 का आपके आ गया 80 लाख इस केस के अंदर आपके बता रहा है। अब अपन आते हैं मिस्टर P, वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द LLP। किसमें है पार्टनर? LLP में है। The commence the business of the manufacturing of the April on 1st of October 2020, यानी 1st of October 2020 से स्टार्ट किया है। He employed 220 employee। और किसने एम्प्लॉय उसने लगाए हैं? 220 employees during the previous 2021 and detail whom are as follow। और उनकी डिटेल आपके दे रखा है। तो कौन कौन से एम्प्लॉय यहां पर ये मैटर आपके आ जाएगा सेक्शन 80JJAA, जो कि आपने एडिशनल वेजेस पे की गई है न्यू एम्प्लॉइज को, तो वहां पर उसका 30% डिडक्शन आपको मिल जाता है। जो भी आपके न्यू वेजेस आपने पे किया है उसका डियर 30% डिडक्शन आपको इसमें मिल जाएगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉय जैसे अपन बात कर रहे हैं, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट
रेगुलर एंड कैजुअल टोटल मंथली एम्प्लॉयमेंट पर एम्प्लॉय, ये इस केस के अंदर आपकी डिटेल बता रहा है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की मैं बात करता हूं, तो इस केस में बताता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 40, 80, 50, 30, 20। डेट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कहां से हुआ है, 1 अक्टूबर 2020, तो इसने कहा 1 अक्टूबर 2020, 1 अक्टूबर 2020, 1 नवंबर 2020, 1 नवंबर 2020 एंड 1 दिसंबर 2020। तो जो आपके रिक्वायर्ड एंड मिनिमम वो भी आपके डेज इसमें फुलफिल होनी चाहिए। अब बात करते हैं रेगुलर एंड कैजुअल, तो आपके बता रहा है रेगुलर है क्या, रेगुलर कैजुअल और कैजुअल, ये आपको बता रहा है। टोटल मंथली इनकम्स पर एम्प्लॉय, यानी आपके एक पर्सन को जो आप सैलरी पे कर रहे हो वो किसी भी हालत में 25,000 से एक्सेड नहीं होनी चाहिए, 25,000 से एक्सेड नहीं होना चाहिए। यहां पर आपके क्या आ रहा है 24,000 एलिजिबल हो जाएगा। अब ये आपके बता रहा है 24,500 एलिजिबल है, लेकिन इसने क्या कहा कि ये आपके कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है किसके अंदर, पीएफ के अंदर, तो इसको एलिजिबल नहीं करेंगे। फिर आ रहा है 25,500, इसको आपके एलिजिबल नहीं करेंगे क्योंकि 25,000 से एक्सीड हो गया। ये 25,000 एलिजिबल हो जाएगा, ये एलिजिबल नहीं है क्योंकि ये भी आपके किसमें कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, आपके पीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ ड्राइव from the manufacturing of the April, that is the 92 lakhs, his total turnover 5.20 करोड़ और उसका टोटल टर्नओवर कितना है 5.20 करोड़ है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अपन बात करें सबसे पहले, assuming that the PQR Limited has fulfilled all the conditions specified for claiming the deduction under section 35 AD and has not claimed any deduction under chapter 6A. Under the heading C, deduction in respect of the certain income, what would be the quantum of the deduction under section 35 AD, which is eligible claiming the deduction for the assessment year 21, 22। तो अपन बात करें कितना रहेगा, तो 35 AD के अंदर मैंने कहा 100% डिडक्शन मिल जाती है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगी किसका, कैपिटल एक्सपेंडिचर का। बट एक्सक्लूड कॉस्ट ऑफ लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उनको छोड़ दीजिएगा। तो यहां पर 100% डिडक्शन मिल जाएगी। तो आपके यहां पर अपन आते हैं, देखो यहां पर आपके आ रहा है तो 1.75 CR जो कि किसका है, बिल्डिंग का। तो बिल्डिंग का तो मिल जाएगा लेकिन कॉस्ट ऑफ लैंड का नहीं मिलेगा, तो ये आपके मिल जाएगा 1.75 करोड़ का। 100% डिडक्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आपका आंसर कवर हो गया, बिल्कुल सर। अब आते हैं नेक्स्ट। Assuming that PQR LLP also another business of the running of 4-star hotel। देखो सेम लाइन बिजनेस है तो उसको भी अपन एलिजिबल कर सकते हैं। 4-स्टार होटल तो 2 स्टार और मोर कैटेगरी का होना चाहिए, 2 स्टार और मोर कैटेगरी होनी चाहिए। इन अहमदाबाद विच कमेंस्ड ऑपरेशन 15 years बैक, 15 साल पहले की बात करें। द प्रॉफिट फ्रॉम विच द 130 lakhs for the assessment year 21-22, what would be the income chargeable and loss under the head profit and gain of the business or profession for the assessment year 21-22। तो मैंने कहा कि आपके सेम लाइन ऑफ बिजनेस है तो वहां आपके प्रॉफिट कितना आ रहा है 130 lakhs, और इस बिजनेस का न्यू 3-स्टार होटल का कितना आ रहा है 80 lakhs, और इसमें से मैंने कहा 100% डिडक्शन ले ली तो 175 lakhs का इसमें आपके डिडक्शंस आ रहा है। तो ये लेस करने के बाद जो आपके लॉसेस आ रहा है या डिडक्शंस आ रहा है वो इसमें से सेट ऑफ कर लो, सेम लाइन ऑफ बिजनेस है तो आप क्या जाएगा 35 lakhs, और हमारा आंसर हो जाएगा 35 lakhs, मेरा आंसर आ जाएगा। और आपको पता है स्पेसिफाइड बिजनेस का जो लॉसेस है, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉसेस है वो अनलिमिटेड ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होता है। वो क्या होता है, अनलिमिटेड ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होने के लिए आपके बताता है। तो यहां पर ये अनलिमिटेड ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई देगा। तो ये चीज हमारे इस केस में कंसेप्टली बता रहा है। आगे लेते हैं नेक्स्ट।
इफ आउट ऑफ द अमाउंट 125 करोड़ पेड द अक्वाजिशन ऑफ लैंड, किसके लिए दिया गया है? अक्वाजिशन ऑफ लैंड, तो उसका डिडक्शन मिलेगा नहीं। इन द प्रीवियस ईयर 2021 75 लाख वाज पेड बाय वे ऑफ द कैश। अरे भाई डिडक्शन ही नहीं मिलेगा तो कैश में करो चाहे कैसे करो, डिडक्शन पहले डिसअलाउड है। व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन 2.1 टू 20.2 अबव? तो देखो 170 लाख का वैसे ही मिलेगा और 35 लाख जैसे अपन बात कर रहे हैं तो ये आपके इसमें आ रहा है, तो रेस्पेक्टिवली जैसे कि आपका आंसर आ रहा था वो एज इट इज रहेगा, तो आपका नेट प्रॉफिट भी सेम आपके दिखाई देगा। तो उसने कहा कि आपके कैश में क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, तो 175 लाख ही रहेगा, क्योंकि हम किसके लिए ले रहे हैं? बिल्डिंग के लिए ले रहे हैं। तो वो लैंड के लिए कह रहे हैं, कैश में दिया क्या है? 170 पेड बाय वे ऑफ कैश। तो आंसर आपके वही रहा, डिडक्शन आपको कितनी मिलेगी? 175 लाख की, और मेरा जो प्रॉफिट जैसा अपने दिखाई दे रहा है वो आपके एज इट इज रहेगा। तो ये इधर आ गया 35 लाख, करेक्ट। नेक्स्ट, कंसिडरिंग द अबव assumption given the question 20.2 above, what would be the tax payable rounding of the PQR limited for the 21-22? तो ये टैक्स आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपके 30% जैसे आपके एलएलपी पे जो टैक्स रेट है वो आप कैलकुलेट करते हुए कंसीडर कर लोगे, तो ये आप कैलकुलेट कर लोगे, आराम से हो जाएगा। एंड देन इसके बाद आता है, वुड मिस्टर पी बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 JJEE इन द असेसमेंट ईयर 21-22? व्हाट इज द क्वांटम ऑफ द डिडक्शन? तो डिडक्शन आपके किस अमाउंट तक रहेगा? तो देखो मैंने आपको बताया था कौन कौन से एलिजिबल हो जाएंगे। 40 एम्प्लॉय जिसकी सैलरी कितनी आ रही है 24,000, वो आपके इसमें एलिजिबल है। इसके बाद जिनकी सैलरी 24,500 है वो भी इस केस में आपके एलिजिबल हो जाएंगे। एंड 30 जिसकी सैलरी आपके 24,000 है, और नंबर ऑफ द मंथ्स इस केस में आपको बता रहा है, यहां से मैं आपको कैलकुलेट करा देता हूं। तो अब हम बात करते हैं 40 एम्प्लॉय है, अक्टूबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ हो गई, 6 मंथ 24,000, तो 40 एम्प्लॉय 6 मंथ काम किए जाएंगे। फिर 1 अक्टूबर से है तो ये भी आप कह जाएंगे 24,500, ये नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि इसकी सैलरी 25,500 है, तो इसको कंसिडर नहीं करना है। और फिर अपन इसमें बात करते हैं यहां पर, जैसे मैंने आपको बताया आपके आंसर में, तो ये आपके कंसिडर नहीं होंगे, तो ये आपके 3 ही कंसिडर हो पाएंगे इस केस में बता रहा है, इसको भी नहीं करना है। तो ये 1, 2 एंड ये आपके एलिजिबल नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि ये आपके लेस देन 240 डेज से कम काम कर रहा है, तो उसको अपन को कंसिडर नहीं करना रहेगा, आपके इसमें बता रहा है। तो अपन बात करें सैलरी की, तो डियर यहां पर ये बेनिफिट उसको अवेलेबल हो जाएगा। तो अपन बात कर रहे हैं कि जिसकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो अपन को किस किस को बेनिफिट मिल जाएगा? 24,000, 24,500, इसको नहीं मिलेगा। 25,000 से एक्सिड आपकी सैलरी है, इसको मिलेगा क्योंकि 25,000 तक है, लेकिन इसको नहीं मिलेगा क्योंकि ये यहां पर ये वर्किंग कर रहा है लेस देन 240 डेज से, तो वो एलिजिबल नहीं होगा, वो एलिजिबल नहीं होगा। तो मेरे लिए एलिजिबल कौन कौन से हुए? तो डियर देखो मेरे लिए एलिजिबल हुए, यहां पर मैं बात करता हूं, तो एलिजिबल हुए ये पर्सन। तो यहां पर देखो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, 40 एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ वर्क किया, 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 24,000 सैलरी है। 80 एम्प्लॉय वही 1 अक्टूबर से, तो 6 मंथ मल्टीप्लाई बाय 24,500, और इसके बाद ये हो गया 11,76,000, दिस वन आप क्या जाएगा 30 एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय 5 मंथ्स, क्योंकि ये कब आए आपके नवंबर में, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च मल्टीप्लाई बाय 25,000, तो ये ही एलिजिबल हो पाएंगे। तो टोटल मेरा आ गया 2,12,70,000, और उसका 30% कैलकुलेट करूंगा क्योंकि 30% डिडक्शन आपके 80 JJEE के अंदर डिडक्शंस आपके बताता है। तो जो डिडक्शन होगी 80 JJEE के अंदर 30% डिडक्शन होती है। जो भी मैंने एडिशनल वेजेस पे किया उसका मुझे यहां पर
30% डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपके क्लियर हो गया होगा। अब देखो एक इंपॉर्टेंट अपन बात करें नेक्स्ट 21। तो 21 के अंदर आ रहा है डेल्टा लिमिटेड हैज 3 यूनिट्स, यानी दिस आर पार्ट ऑफ स्लम सेल्स। आपको मैंने बताया था स्लम सेल्स, और इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने के लिए मैंने कहा केस स्टडी को आपको सॉल्व करना है तो आपके लिए सबसे मेन चीज है कि आप किस पे फोकस करो। सर आपका फोकस होना चाहिए पहले जो उसने रिक्वायर्ड किए होंगे पॉइंट उनको। तो केस स्टडी एक बार आप पढ़ने के बाद उसके रिक्वायर्ड पॉइंट पढ़ो, और रिक्वायर्ड पॉइंट पढ़ने के बाद उसको दोबारा से जब आप पढ़ोगे तो आपको पूरा केस स्टडी समझ में आ जाता है। और एक केस स्टडी आपके 10 to 12 मंथ्स आप लेकर कंप्लीट करना आपके लिए टाइमिंग रहता है। तो अपन बात कर रहे हैं 3 यूनिट्स हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा एंड गामा आ रही है। इट ट्रांसफर इट्स यूनिट गामा टू एक्सप्लिशन लिमिटेड बाय वे ऑफ द स्लम सेल्स। मैंने कहा कि दिस इज मैटर ऑफ द स्लम सेल, सेक्शन 50B का मैटर दिखाई दे रहा है स्लम सेल्स। On 28th of February 2021, the balance sheet of Delta Limited as on that date given below। और ये बैलेंस शीट आपकी डेल्टा लिमिटेड की दे रखी है, ये बैलेंस शीट दे रखी है आपकी। असेट्स एंड लायबिलिटी जैसे अपन बात करें इस केस में, पेड अप कैपिटल 2550 लाख में दे रखी है, रिजर्व एंड सरप्लस 930, लायबिलिटी अलग अलग दे रखी है, अल्फा की है 60, बीटा की है 165, और अपने ट्रांसफर कौन सी यूनिट, गामा, गामा की 135। तो ये 135 गामा को ही फोकस कर रहे हैं अपन। फिक्स एसेट्स यूनिट अल्फा 225 लाख, बीटा 225 लाख, यूनिट गामा 825 लाख इस केस में आ रही है, 825 लाख इस केस में आपको दिखाई दे रही है। अब अदर एसेट्स अपन बात करें, यूनिट अल्फा 780, यूनिट बीटा 1200 और यूनिट गामा 585 अदर एसेट्स के बारे में बता रहा है। दिस इज अदर एंड दिस इज फिक्स एसेट्स। अब अपन बात करें आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन, लमसम कंसिडरेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट। कौन सी ट्रांसफर हो रही है, गामा लिमिटेड 1320 लाख। तो ये मेरा आपके लमसम कंसिडरेशन आ रहा है, जैसा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इसी को मुझे क्या मानना है, सेल्स कंसिडरेशन मानना है। सर इसी को मुझे क्या मानना है, कंसिडरेशन कंसिडर करना रहेगा। इसके बाद आपके आता है फिक्स असेट्स ऑफ द यूनिट गामा इंक्लूडिंग लैंड विच वाज परचेज एट 90 लाख इन मार्च 2019 में आपने परचेज किया था, एंड रिवैल्यूड 135 लाख एज ऑन मार्च 31 2020। देखो रिवैल्यूएशन से हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो एक्चुअल से बात करते हैं, रिवैल्यूएशन से हमें कोई लेना ना नहीं होता है, रिवैल्यूएशन से हमें नहीं लेते, हम तो एक्चुअल कितना रहा 90 लाख को ही कंसीडर करना है। अदर फिक्स असेट्स आर रिफ्लेक्टेड एट 690। अदर असेट्स, ये तो फिक्स असेट्स वाला कॉलम है, ये कौन सा आ गया, अदर असेट्स। अदर असेट्स आर रिफ्लेक्टेड एट 690 lakhs इक्वल टू 825 लाख लेस वैल्यू ऑफ द लैंड। लैंड की वैल्यू को लेस करके बता रहा है, विच रिप्रेजेंट रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ दोस असेट्स एज पर द बुक्स। द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ दिस असेट्स 43.6 के अकॉर्डिंग अपन कैलकुलेट करते हैं। 43.6 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आ रहा है, तो मेरा आ रहा है 615 लाख। 615 लाख इस केस में आपके बता रहा है, तो ये मेरा इस केस में बता रहा है। यूनिट गामा सेट अप ए डेल्टा लिमिटेड इन मार्च 2019। मार्च 2019 में लिया गया है। Assume that the turnover of Delta Limited for the financial year 18 and 19 is 1295 lakh, यानी 400 लाख से कम है। 1295 लाख यानी 400 लाख से कम है, तो इट्स टैक्स रेट क्या रहने वाली है, नॉर्मली केस में 25%। एंड डेल्टा लिमिटेड हैज नॉट ऑफ द सेक्शन 115BAA, यानी जो कंसेशनल रेट है 22%, वो ये लेने वाली नहीं है। बुक प्रॉफिट ऑफ डेल्टा लिमिटेड इज 400 lakhs। बुक प्रॉफिट कितना आ रहा है अंडर सेक्शन 115JB इज 400 lakhs इस केस में आपके आ रहा है। तो मैं यहां पर देखो आपके बताऊं कि ये जो फिक्स असेट्स की अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं, दिस इज द फिक्स असेट्स। ये फिक्स असेट्स का कॉलम है, इसमें गामा लिमिटेड का है दिस वन 825 lakhs। तो उसमें से आपके 90 lakhs, तो उसने कहा कि भाई थोड़ा सा उसको एक्चुअल फिर देखना है, तो 90 lakhs अपन बात करें। और इस केस में अपन बात करें फिक्स असेट्स के अंदर, यहां पर आपके बता रहा है इसमें से लेस कर दूं मैं तो कितना दिखाई देगा, मैं कैलकुलेट करूं, रिवैल्यूएशन को हटाना है आपको, तो यहां पर 615 आ जाएगा और 90 में ऐड कर दिया तो यह जगह 705, और अदर असेट्स कितनी आ रही है 585 ये रही।
तो टोटल हो जाएगा आपके 585 जोड़ दिया 1290 लैक्स। और मेरे को यहां पर जब स्लम सेल्स की बात करते हैं तो इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है, आपने देखा होगा इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है, तो मैंने यहां पर लिख भी दिया स्लम सेल्स में आपको इंडेक्स का बेनिफिट आपको कंसीडर नहीं करना है, यही लिख लो जब अपन कैलकुलेट करें दिस आर स्लम सेल्स, तो इंडेक्स बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल। तो मुझे क्या चाहिएगी यहां पर नेट वर्थ चाहिएगी, और नेट वर्थ निकालने के लिए जो आपके असेट्स चाहिए उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी में लेस कर दो, तो ये गामा लिमिटेड की आउटसाइड लायबिलिटी कितनी आ रही है 135 लाख, लेस करने के बाद आ जाएगा 1155। तो नेटवर्थ मेरे आगे यहां पर 1155 जो आउटसाइड लायबिलिटी को लेस करने के बाद है। तो अब मैं यहां पर क्वेश्चंस पे आता हूं, देखो फॉर कंप्यूटिंग द कैपिटल गेन on slum cells of unit gamma, what would be the dimmed cost of acquisition and improvement for the purpose of section 48, 49 and resulting the capital gain? कैपिटल गेन क्या होगा? तो मेरे यहां पर गामा को जो उसने लिया है, किसको? गामा को, यूनिट गामा गया है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेल्स कंसिडरेशन लिया है हमने 1320, और मेरा नेटवर्थ अभी आपके सामने कैलकुलेट किया तो 1155 ये नेटवर्थ आ गया। तो मेरे लिए कैपिटल गेन कितना हुआ 165 लैक्स, तो ये तो हो गया नेटवर्थ और 165 लैक्स ही आ गया, तो आंसर हो गया इसका डी। तो सर आंसर कितना हो गया डी, इस केस के अंदर मेरा आंसर आ जाएगा। अब आगे लेते हैं, सिंपल था, अपन ने देखा कि जब स्लम सेल्स की बात होती है तो इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। अब इसका व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी ऑन कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन स्लम सेल्स ऑफ यूनिट गामा, तो गामा के लिए क्या होगी नॉर्मल टैक्स रेट लगेगी, और इस केस में आपके शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म पे क्या रहेगा नॉर्मल, ये भी आपने आया तो 19 में है तो शॉर्ट टर्म हो गया 36 मंथ से कम है, तो दिस इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब इस पे नॉर्मल रेट लगेगी, तो अभी मैंने देखा कि कंपनी का टर्नओवर इन द 2018 एंड 19 में 400 लाख से कम है, तो रेट में ऑप्ट करूंगा 25%, तो रेट मेरे को ऑप्ट करनी है 25%, और मेरा यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आ रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अभी मैंने डिटरमाइन किया 165 लाख, और 165 लाख पे 25% सरचार्ज में लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा मेरा 165 लाख का 25%, डियर दिस वन इज द 41,25,000, इस पे 7% हेल्थ एंड एजुकेशन क्योंकि 1 करोड़ से एक्सेस हुआ, तो 7% सरचार्ज, तो 288,750 ऐड किया, तो ये आ जाएगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन लगाने के बाद 45,90,300, 45,90,300 आपका करेक्ट आंसर दिखाई दे जाएगा। अब आगे आते हैं, इफ यूनिट गामा सेटअप ऑन मार्च 2010 में, यानी 36 मंथ से ज्यादा हो गया सर, लॉन्ग टर्म होगा तो फिर लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म पे तो फ्लैट रेट 20% आपको लेनी होगी। लॉन्ग टर्म पे तो आपके टैक्स का रेट क्या होता है सर 20% होता है, तो ये कहता है कि हमारे मार्च 2010 लेना है इंस्टेड ऑफ द मार्च 2019, 2019 की जगह 2010 की बात करता है, एंड द सेल्स कंसिडरेशन इज ₹3000 lakhs, और सेल्स कंसिडरेशन में चेंज कर दिया 3000 lakhs लेना है इंस्टेड ऑफ ₹1320, यानी 1320 की जगह आप 3000 से कैलकुलेशन करो। What would be the capital gain arising on Delta Limited on the slum cells and the resulting tax liability? और ये इंडेक्स का बेनिफिट मिलता नहीं है, तो ये इंडेक्स जो दे रखी है इसको आपको कंसीडर नहीं करना है, तो आपको इंडेक्स का बेनिफिट मिलता ही नहीं, इंडेक्स बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल। तो यहां पर मेरा सेल्स कंसीडरेशन 3000, नेटवर्थ अभी अपन ने कैलकुलेट किया था तो नेटवर्थ वहीं से ले ली 1155, और मेरा यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा क्योंकि यहां पर ये आपने रखा है 2010 के अंदर इसकी न्यू, तो 36 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म हो गया। लॉन्ग टर्म पे डियर टैक्स का रेट है 20% प्लस, अब ये आपके यहां पर क्या हुआ लॉन्ग टर्म हो गया, और आपके इनकम 10 करोड़ से ज्यादा हुई तो सरचार्ज की रेट क्या होगी सर, सरचार्ज की रेट हो जाएगी अब 12%, तो मैं सरचार्ज ले रहा हूं 12% प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन, तो डियर ये इफेक्टिव रेट आ जाएगी 23.296%, 23.296%।
इसमें आपके बताता है। तो 1845 का 23.296%, तो ये आ जाएगा 42 आपके आ गया यहाँ पर 429,812, ये इस केस में आपका आ जाएगा 429,429.81 lakhs इस केस में यहाँ पर कंसिडर हो जाएगा। दिस वन द कैपिटल गेन एंड देन दिस वन द टैक्स लायबिलिटी। क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो ये आपके 20% से टैक्सेबल होगा। 20% से सभी के लिए टैक्सेबल होता है। 112 के अंदर 112 के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स रेट कितना है? 20% मैंने आपको पढ़ाया था, तो 20% हमने कंसीडर कर लिया है। तो डियर ये भी आपने यहां पर सिंपल क्वेश्चन है, आगे लेते हैं। व्हाट वुड बी द मिनिमम अल्टरेशन टैक्स मैट कंप्यूट अंडर द सेक्शन 115 JB असेसमेंट ईयर 21-22 डेल्टा लिमिटेड लोकेटेड इन IFSC एंड IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर लोकेटेड है। तो वहां पर मैट का रेट क्या है? 9%। वहां पर मेरा मैट का रेट क्या है? 9%। तो मेरा बुक प्रॉफिट आ रहा है 400 lakhs का 9% मैं निकालूं तो 36 लाख, और 36 लाख के ऊपर ये सब डाटा लैक्स में है। तो अब इस केस में मैं बात करूं यहां पर 36 लाख के ऊपर सरचार्ज लगाऊंगा 7%, क्योंकि इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, तो 7% सरचार्ज 2.52 लैक्स ऐड कर दिया 38.52, और उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो डियर आ जाएगा 40,06,080 रुपीज। करेक्ट, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा आपके कैलकुलेशन था कि जो IFSC के अंदर लोकेटेड यूनिट्स हैं उनके ऊपर बुक प्रॉफिट पे जो मैट लगता है उसका रेट क्या है सर? 9% आपके दिया गया, वैसे 15% है और यहां पर रेट हो जाएगा 9%। अब इस केस हिस्ट्री का लास्ट अपन बात करते हैं 21.5। इफ डेल्टा लिमिट इज लोकेटेड इन द IFSC एंड हैज डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड ऑफ 200 lakhs in the previous year 2021, what would be the tax implication in the hand of the Delta Limited and shareholder? तो शेयर होल्डर को डिडक्शंस मिल जाती है यहां पर, तो 80 LA का डिडक्शन सिस्टम बताता है नो डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, उसको कोई टैक्स नहीं देना होगा इन द हैंड ऑफ द डेल्टा लिमिटेड, एंड नो इनकम टैक्स इन द हैंड ऑफ द शेयर होल्डर इन रेस्पेक्ट ऑफ द डिविडेंड सो डिस्ट्रीब्यूटेड। क्योंकि आप कहां पर है? ये IFSC में लोकेटेड है, तो IFSC के अंदर आपको मैंने 80 LA के अंदर 100% डिडक्शन पढ़ाया था सर। ये डिडक्शन 100% डिडक्शन मिल जाएगा शेयर होल्डर को, और यहां पर अब आपको कोई इनकम टैक्स डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। नो डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इन द हैंड ऑफ द डेल्टा लिमिटेड के लिए। तो ये अपना 21.5 केस हिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट पे अपन आते हैं 22 गामा लिमिटेड इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, क्या है? LLP का क्वेश्चन है जी। सेटअप ए यूनिट इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज की बात कर रहा है, और सेज के अंदर कौन सा सेक्शन लगेगा सर? 10AA लगेगा, 10AA लगेगा। और 10AA का क्या खूबियत थी कि मैंने कहा कि कोई भी पर्सन एक्सपोर्ट करता है तो पहले 5 साल, फर्स्ट 5 ईयर उसको क्या मिलेगा? 100% डिडक्शन मिल जाएगा ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट। उसके आगे के 5 साल में 50% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट उसको डिडक्शन मिल जाएगा, और उससे आगे के 5 इयर्स के अंदर उसे 50% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट, या फिर जितना भी अमाउंट उसने डिपॉजिट कराया उसका 50%, या जितना अमाउंट डिपॉजिट कराया वो विच इज लोअर डिडक्शन इस केस में आपको मिल जाएगा। सेक्शन 10AA आपके बताता है जी। अब मैं बात करता हूं द यूनिट 15-16 में लोकेटेड हुई है, तो 15-16 से लेकर 2021 मेरा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है, ये क्या है? मेरा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है 2021। तो इस तक यहां पर इसके 6 ईयर आपके दिखाई दे रहे हैं, तो यानी 5 ईयर के बाद जो डिडक्शन मिलने वाली है वो 50% ही मिलेगी। वो डिडक्शन मिलने वाली है वो कितनी मिलेगी? 50%। तो यहां पर क्या रहा है? The manufacturer of the textile, the unit fulfill all the condition under section 10AA of the Income Tax Act 1961. During the financial year 1920, it has also set up a warehousing facility. यानी इसमें तो warehouse वाला भी बात आ गई, warehousing facility in Pune for storage of sugar, fulfill the condition for claim deductions under section 35 AD.
कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ द वेयरहाउस अमाउंट 97 लाख इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लैंड 32 लाख। तो कॉस्ट ऑफ लैंड का तो कभी नहीं मिलता ही नहीं है। तो ये कहता है कि वेयर हाउसिंग का अमाउंट कितना है 97 लाख, जिसमें से कॉस्ट ऑफ लैंड कितना आ रहा है 32 लाख। तो डियर मैं लेस कर दूं तो दिस द एलिजिबल कैपिटल एक्सपेंडिचर। एलिजिबल कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा 65 लाख। यहां पर आपके बता रहा है द वेयर हाउसिंग बिकम ऑपरेशन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 97 लाख कैपिटलाइज इन द, मैंने कहा जब आपके बुक्स में उन्होंने कैपिटलाइज किया उस साल डिडक्शन मिलेगा। जब आपके बुक्स में उसे कैपिटलाइज किया उस साल आपको ये डिडक्शन मिलेगा। जिस साल आपने इनको बुक्स में कैपिटलाइज किया उस साल आपको ये डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगा। यानी जिस साल आपने इनको बुक्स में कैपिटलाइज किया उस साल डियर आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा, उस साल डिडक्शन मिलेगा। तो आपके 100% डिडक्शन मिल जाती है। याद को 35 AD के अंदर अदर देन कॉस्ट ऑफ लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को छोड़कर। हाँ जी सर। The detail of the financial year 2021 are given here under. Profit of unit located in Sage, ये देखो प्रॉफिट जहां पर आपके दिखाई दे रहा है यूनिट सेज का 60 lakhs. Export sales of the above unit 120 lakhs. Domestic sale of the above units, और यहां जो above unit यानी जो सेज के अंदर है उसकी डोमेस्टिक सेल है 40 lakhs. Profit from operation of the warehousing facility from the considering the deduction बिफोर है ये डिडक्शन 35 AD लेने से पहले आ रहा है 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 60 लाख। तो पहले एक एक का अपन बात करते हैं। सेक्शन 10AA, सेक्शन 10AA 6 ईयर के अंदर आपके आ रहा है तो 50% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट 6 ईयर में दिखाई दे रहा है, 6 ईयर में दिखाई दे रहा है अराउंड। तो इस केस में कहता है 50% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट का डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहां पर मैं बात करूं एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑफ यूनिट लोकेटेड इन सेज कितना आ रहा है 60 लाख, ये आपका जाएगा। और टोटल आपके सेज के अंदर का टर्नओवर कितना हो गया 160 लाख। तो ये आ गया 160 लाख मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर। एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है 120 लाख, ये एक्सपोर्ट टर्नओवर दिस वन। तो मैं यहां पर बात करूं उसका 50% डिडक्शन क्लेम कर लेंगे अपन। तो 60 लाख डिवाइड बाय 160 लाख मल्टीप्लाई बाय 120 लाख, और जो आया उसका 50% तो आ जाएगा डियर 22.5 लाख, 22.5 लाख यानी 22,50,000। और यहां पर अब आप बात करते हो तो स्पेसिफाइड बिजनेस 35 AD की, इसमें प्रॉफिट आ रहा है बिफोर डिडक्शन। ये प्रॉफिट क्या है बिफोर डिडक्शन। तो डिडक्शन मुझे क्लेम करना है इसमें से 100% डिडक्शन मिल जाएगा यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर का, बट एक्सक्लूड कॉस्ट ऑफ लैंड। तो वो एक्सक्लूड करने के बाद कितना दिखाई दे रहा है, यहां था 97 और उसमें से आपने लेस कर दिया दिस वन 97 माइनस 32, तो बचा एलिजिबल कैपिटल एक्सपेंडिचर 65 लाख। तो मैं यहां पर 65 लाख का 100% बात करता हूं तो 100% डिडक्शन ये दिखाई दे जाएगा। तो 1 करोड़ 60 लाख माइनस 65 लाख का डिडक्शन देने के बाद आ जाएगा 95 लाख। 95 लाख इस केस के अंदर कंसीडर हो रहा है, 95 लाख इस केस में हो रहा है। तो टोटल मेरा प्रॉफिट यानी इनकम कितनी दिखाई देगी 22.5 लाख। तो वहां से आ गई और डियर ये आ जाएगा 95। तो 95 प्लस 22.5 इक्वल टू दिस वन, ये आपके इनकम आ जाएगी। तो यहां इनकम कितनी आ जाएगी, ये तो डिडक्शन आ गया। और प्रॉफिट कितना था 60 लाख माइनस 22.5 लाख, ये प्रॉफिट था कहां का था सेज का। 60 माइनस 22.5 इक्वल टू 37.5 इनकम प्रॉफिट जो कि सेज में है, प्लस 95। तो दिस वन 132.5 लाख, 132.5 लाख आपका टोटल प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, टोटल प्रॉफिट दिखाई दे रहा है मेरा। करेक्ट सर, यहां तक तो कोई इशू है नहीं, बहुत सीधा सिंपल है। आपने इस तरह का एसएम एक क्वेश्चन भी किया है, सेम उसी पैटर्न पे है। एसएम असेसमेंट ऑफ द वेरियस एंटिटी चैप्टर नंबर 12 के अंदर सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपके गिवन है, सेम इसी तरह का गिवन है, पूरा का पूरा सॉल्व कर रखा है उसने। आते हैं आगे। मिस्टर गणेश वन ऑफ द पार्टनर
ऑफ द LLP कमेंस द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द लेदर। किसके लिए बना रहा है? लेदर्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर्स। ऑन 1st of April 2019 his turnover in the previous year 1920 is 180 lakhs और उसका टर्नओवर कितना आ रहा है? 180 lakhs आ रहा है। एंड इन द प्रीवियस ईयर 2021 200 lakhs आपके दिखाई दे रहा है, 200 lakhs इस केस में दिखाई दे रहा है। तो 200 lakhs है, तो इस केस में आपके चाहे तो वो 44 AD ले सकता है मिस्टर गणेश। द पेमेंट मेड इन द प्रीवियस ईयर 2021 इज 190 lakhs। कितना पेमेंट किया उसने? 190 lakh। द प्रॉफिट for the previous year 2021 as per the books of account maintained under section 44AA is 12.10 lakhs। उसने अपना प्रॉफिट दिखाया है। आउट ऑफ द टर्नओवर 200 lakhs 190 lakh रिसीव्ड थॉट RTGS एंड NEFT, यानी डायरेक्ट बैंक में पैसा आया है, डायरेक्ट बैंक में पैसा आया है। और मेरा सेक्शन 44AB जो मैंने नया सेक्शन आपको कराया है, नया सेक्शन याद करो कि आपके टैक्स ऑडिट की लिमिट बढ़कर 1 करोड़ से 5 करोड़ हो जाती है, 1 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ हो जाती है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या था कि टोटल पेमेंट और टोटल रिसिप्ट जो आपको डायरेक्टली बैंक में आनी चाहिए, NEFT RTGS के थ्रू आनी चाहिए या चेक के थ्रू आ रही है, तो 95% और मोर होनी चाहिए। यदि उससे कम है तो फिर आपकी लिमिट 1 करोड़ ही लगेगी, 5 करोड़ एक्सटेंड नहीं होगी। तो यहां पर टोटल रिसिप्ट मैं बात करूं 190 lakhs है, किसमें से? आउट ऑफ 200 करोड़, 200 lakhs में से, यानी 2 करोड़ में से। तो ये मेरा 95% फुलफिल कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ पेमेंट को भी फुलफिल करना है। ये एंड है और नहीं है, ये एंड कंडीशन है, एंड, ये एंड है ना कि और है। साथ ही साथ पेमेंट आपको पूरा करना है। तो 180 लाख का आपने पेमेंट किया अकाउंट से और टोटल पेमेंट था 190 lakhs। तो मेरा यहां पर ये हुआ 180 lakhs डिवाइड बाय 190 इक्वल टू परसेंटेज 94 पॉइंट समथिंग, तो 95 से कम रह गया। तो इसके लिए टैक्स ऑडिट की लिमिट 1 करोड़ या जैसे अपन बात करते हैं 44 AD के लिए 2 करोड़ ही एप्लीकेबल होगी, 5 करोड़ का रिक्वायरमेंट नहीं अप्लाई होगा। ये हमारे इस केस में बताता है आउट ऑफ द पेमेंट ऑफ रुपीज 190 lakhs इंक्लूडिंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड 180 lakhs इज द थॉट RTGS और NEFT एंड द रिमेनिंग 10 lakhs थॉट द क्रॉस चेक, और बाकी का रिमेनिंग किससे हुआ है? क्रॉस चेक से। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अकाउंट पे चेक NEFT के थ्रू आना चाहिए, क्रॉस चेक को भी केस में ही कंसीडर करना है। अब हम बात करते हैं कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की मैं बात करूं, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की मैं बात करूं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, अंडर सेक्शन 10AA एंड सेक्शन 35 AD जो स्पेसिफाइड बिजनेस है ना इसका, उसके लिए पूछ रहा है। गंगा लिमिटेड while computing the income under the regular provision of income tax act 1961 for the assessment year 21-22, तो अभी मैंने निकाला, यहां डिडक्शन कितना मिलेगा? 22.5 lakhs। और यदि मैं बात करूं किसके लिए? 35 AD के लिए 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर बट एक्सक्लूड कॉस्ट ऑफ लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को छोड़कर 65 लाख। ये मेरा आंसर आपके दिखाई दे रहा है, जो कि अभी अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया, कैलकुलेट अपन ऑलरेडी इसको कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस अपन उसमें कर चुके हैं। आगे नीचे का व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ गंगा लिमिटेड कंप्यूट अंडर द रेगुलर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, रेगुलर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो अपन बात करते हैं LLP के ऊपर टैक्स का रेट क्या है? सर फर्म पे जो टैक्स लगता है वही LLP के ऊपर टैक्स लगता है। जो फर्म पे लगता है ना, तो बेटा वही LLP पे टैक्स लगता है। तो फर्म इंक्लूडिंग ऑफ LLP एज पर द इनकम टैक्स। तो हमारे इनकम टैक्स में तो फर्म और LLP को एक ही पर्सन की डेफिनेशन में लगाया, तो यानी 30% ही टैक्स लगेगा। तो जो अपनी इनकम आई थी फर्म की LLP की 132.50, याद करो आपके एक तो किसका आ रहा है? एक्सपोर्ट प्रॉफिट आ रहा था 60 लाख, जिसमें से मैंने डिडक्शन दे दी 22.5 lakhs का, तो रिमेनिंग अमाउंट आपके टैक्सेबल था। एंड देन यहां पर स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर 35 AD का 100% डिडक्शन देने के बाद, कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन देने के बाद आपका प्रॉफिट आ रहा था। तो उन दोनों का टोटल लगा के टोटल इनकम इसकी हो गई 132.5 lakhs। ये देखो 132.5 lakhs आपके सामने मैं दिखा देता हूं, ये रहा। सेज के अंदर था तो वहां प्रॉफिट था 60 लाख माइनस डिडक्शन 22.5, तो ये आ गया 37.5। और ये जो आपके स्पेसिफाइड बिजनेस का प्रॉफिट आ रहा है 1 करोड़ 60 लाख, उसमें से लेस कर दूं मैं दिस वन
तो ये लेस करने के बाद आ रहा है मेरा प्रॉफिट 95 लाख और दोनों का टोटल हो गया 132.5 लाख। तो यहां से ये अमाउंट उठाया है। अब इसके ऊपर इसने कहा टैक्स कैलकुलेट करके बताओ जी, तो एलएलपी पे 30% टैक्स ये आ गया, प्लस ये आपके 1 करोड़ से अबव है, 1 करोड़ से ऊपर अमाउंट दिखाई दे रही है, 1 करोड़ से ऊपर अमाउंट है, तो एलएलपी के केस में अप टू 1 करोड़ तो कोई सरचार्ज नहीं है, लेकिन जैसे ही 1 करोड़ को क्रॉस करोगे बेटा तो वहां पर सरचार्ज लग जाता है, सीधा 12%, सीधा 12% सरचार्ज आपके इस केस में लग जाता है। वैसे तो कोई सरचार्ज नहीं है, लेकिन यहां पर सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा 12%। तो 12% सरचार्ज लगा तो एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो लगना ही लगना है। तो 132.5 इसका 30% और इस पे 12% सरचार्ज ऐड कर देना 4.77, तो यह जाएगा 44.52 और डियर 4% इसमें फिर आपके आ गया 1.788, तो ये ऐड करने के बाद आएगा 46.3003080, तो ये आपका आंसर आ गया 46,30,080। 46,30,080 इस केस के अंदर आपके यहां पर कंसेप्टली बताता है। तो ये आपके फॉर्म एलएलपी को टैक्स पे करना पड़ेगा टोटल इनकम के ऊपर 30%, 1 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज करे 12% है एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो आपको पे करना ही करना रहेगा। नाउ 22.3 व्हाट द अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स AMT rounded off payable by Ganga Limited as per the section 115 JC for the assessment year 21-22। तो देखो मैंने कहा कि आपके AMT अप्लाई करने के लिए वो लगता है एडजस्टेड टोटल इनकम पे। किस पे लगता है जी? एडजस्टेड टोटल इनकम। और एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट करने का मैंने तरीका बताया था, जो भी आपके टोटल इनकम आ रही है उसमें ऐड बैक कर देना 10AA सेज का ऐड बैक कर देना, फिर उसके बाद 35AD जो स्पेसिफाइड बिजनेस है उनको ऐड बैक कर देना। लेकिन जब 35AD के अंदर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड बैक किए हैं तो उन पे डेप्रिसिएशन परमिटेबल कर देना, जो सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन मिलने वाला है, जो सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन मिलने वाला है उसको आप अलाउड कर देना। अब उसको अलाउड करने के बाद जो आएगा उसमें आपको कैलकुलेशन करना है एडजस्टेड टोटल इनकम। तो ये मेरा आ गया 213.5 लाख, तो 213.5 लाख इसमें आ गया। अब इस पे मैं टैक्स का कैलकुलेशन करूं तो कितना लगेगा? 18.5%। 18.5%, तो मैं यहां पर कैलकुलेट कर लूं 213.5, इसका 18.5 और उसके ऊपर 12% सरचार्ज लगा दीजिएगा। 12% सरचार्ज लगा दो जी, ये ऐड कर दिया तो 44.2372। आप क्या क्या इससे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो 1.76 ये आ गया, तो यह जगह 46,006 राउंड ऑफ की बोल रहा है तो यह जगह 670 कर देंगे, राउंड ऑफ आ रहा है तो अपन इसको 10 के मल्टीपल में अपन इसको राउंड ऑफ कर गए तो ये आ जाएगा दिस वन 46,670। अब नॉर्मल इनकम टैक्स तो ये आ रहा है और AMT आ रहा है, तो क्या पे करें सर? नॉर्मल इनकम टैक्स पे करना, क्योंकि ये हायर है, जो भी दोनों में से ज्यादा होगा वो आपको पे करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यही पूछ रहा है कि भैया AMT का क्रेडिट कितना बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि AMT हम पे नहीं कर रहे, हम नॉर्मल इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। हम क्या पे कर रहे हैं? नॉर्मल इनकम टैक्स। तो डियर जब मैं नॉर्मल इनकम टैक्स पे कर रहा हूं तो AMT बनने का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही आपसे वो पूछ रहा है कि इज देयर एनी AMT क्रेडिट? AMT क्रेडिट कब बनती? जब मैं AMT से टैक्स पे करता, मेरा AMT ज्यादा आ रहा होता नॉर्मल इनकम टैक्स से, तो मेरा AMT क्रेडिट बनता। यहां तो मैं नॉर्मल इनकम टैक्स पे कर रहा हूं क्योंकि वो ही मेरा ज्यादा दिखाई दे रहा है। बी कैरिंग फॉरवर्ड अंडर सेक्शन 115JEE। इफ सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सच क्रेडिट? भैया कोई क्रेडिट नहीं बनेगी, नो, क्योंकि यहां पर देखो नॉर्मल इनकम टैक्स आ रहा है 46,30,080 रुपीज और AMT आपका 18.5% कैलकुलेट आ रहा है 46,670। तो मुझे विचाइज हायर पे करना है तो नॉर्मल इनकम टैक्स पे कर दिया, तो कोई AMT का क्रेडिट नहीं बनेगा, कोई AMT का क्रेडिट नहीं बनेगा, कोई माइंड में क्वेश्चन भी नहीं आना है। नाउ 22.5 व्हाट इज द इनकम टू बी डिक्लेयर बाय द गणेश फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन so that the maximum tax saving without getting his books of account audited। यानी आप मैक्सिमम आप बेनिफिट ले लो, ऑडिट नहीं कराओ, तो 44AD में जाओ
और 44 एडी आपको बताता है कि यदि पैसा आपके बैंक में आया, डायरेक्टली पैसा कहाँ आया है, बैंक में आया है, बाय अकाउंट पे चेक, आरटीजीएस, एनईएफटी, है ना, इनके थ्रू डायरेक्टली पैसा बैंक में आया, तो आपको वहां 44 एडी में प्रेजम्पटिव इनकम कंसीडर करनी होगी 6%, प्रेजम्पटिव इनकम कंसीडर करनी होगी 6%। और उसके साथ साथ फिर आपके बात क्या कहता है, अदर मोड से आता है, अदर आता है कैश में, क्रेडिट में, तो उसका लेना है 8%। तो 190 लाख तो मेरा आ गया बैंक में, तो 6% कंसीडर करूं तो कितना हो जाएगा, 11.4। और जो पैसा किस में आ गया, कैश में या अदर मोड से आ रहा है 10 लाख, 200 टोटल था, टोटल तो 200 था ना, तो उसका बाइफर्केशन है ये। तो यहां पर 8% लेंगे, 10 लाख का 8%, तो टोटल लगा लिया वो आ जाएगा 12.2 लाख। तो ये मैं मैक्सिमम बेनिफिट ले सकता हूं बिना ऑडिट कराए, तो ये ही मेरा आ जाएगा प्रेजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर जो अमाउंट दिखाई दे रहा है, वो मैं यहां पर मैक्सिमम बेनिफिट आपके कंसीडर करने के लिए बताता है। तो आई थिंक ये भी आपको बहुत सीधा सिंपल एग्जांपल है जो समझ में आपके आ गया होगा। तो इसको देख लो आप एक बार। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 23 केस स्टडी 23। ये अपने टनेज इनकम मैंने पढ़ाया था कि स्पेशल, देखो आज के टनेज इनकम के क्वेश्चन इस साल आपके समय भी जोड़ दिए गए हैं, केस स्टडी भी दे दी गई है। तो टनेज इनकम का भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, केस स्टडी भी दे रखी है आपके। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। स्टार्ट करते हैं। बीएमटी शिपिंग कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। पहली चीज तो क्या होनी चाहिए, वो आप प्रेजम्पटिव आप टैक्सेशन लेते हो शिपिंग बिजनेस के लिए, यहां पर आपके प्रेजम्पटिव टर्नेज स्कीम, प्रेजम्पटिव टर्नेज स्कीम सिर्फ आपके इंडियन कंपनी के लिए ऑप्शन दिया गया है। ये स्कीम इंडियन कंपनी को दी गई है, जिसके अंदर शिपिंग कंपनी आपके पास क्वालिफाइंग शिप रखती है, तो वो आपके प्रेजम्पटिव आपके इनकम कंसीडर कर सकती है, प्रेजम्पटिव इनकम आपके कंसीडर कर सकती है। तो डियर मैं यहां पर बात करता हूं कि इंडियन कंपनी हैविंग इट्स प्लेस ऑफ द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ इन इंडिया, इट ऑन 3 वेसल। कितने वेसल आ रहे हैं, 3, आउट ऑफ विच 2 आर, जिसमें से 2 आर क्वालिफाइंग शिप, 2 ही क्वालिफाइंग शिप है, 3 है जिसमें 2 क्वालिफाइंग शिप है। द रजिस्टर्ड टनेज ऑफ द 2 क्वालिफाइंग वेसल इज 33,840। ये आपके टनेज बता रहा है। द रजिस्टर्ड टनेज ऑफ द 2 क्वालिफाइंग शिप इज द 33,840 टन। और मैंने कहा टनेज को राउंड ऑफ करना होता है आपको 100 के मल्टीपल्स में, तो मेरा टनेज इसमें बनेगा, तो ये 40 है तो इग्नोर कर दो, ये 40 है तो इसको क्या कर देंगे, इग्नोर। तो यहां पर आ जाएगा 33,800। और दूसरा टनेज आ रहा है आपके टनेज एंड 230 kg एंड 24,952 टनेज, 370 रेस्पेक्टिवली। तो टनेज कितना गया, 24,952। तो 50 और अबव हो गया, तो इसको राउंड ऑफ कर लूं तो ये जाएगा 25,000, क्योंकि 100 के मल्टीपल में आपको इसको क्या करना होता है, राउंड ऑफ करना होता है। 100 के मल्टीपल में इसको क्या करना होता है, राउंड ऑफ करना होता है। तो 100 के मल्टीपल्स में इसको राउंड ऑफ किया तो 24,952, तो 50 से अबव हुआ, 50 से अबव हुआ, तो राउंड ऑफ कर लूंगा तो कितना जाएगा, 25,000। सीधा सीधा आ गया। द WDV ऑफ द ब्लॉक, किसकी बात कर रहा है, WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ द सेट्स। For the tax purpose, being the ship as on 1st of April 2020 was 1200 lakhs, 1200 lakhs इस केस में आपके आ रहा है 1200 lakhs, जो कि कितना आ रहा है, 1200 lakhs इस केस के अंदर आपके दिखाई दे रहा है। शिपिंग पार्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ सर, जैसे अपन बात करते हैं क्वालिफाइंग शिप 1 जो कि आपका आ रहा है 580, क्वालिफाइंग शिप 2 270, तो ये तो क्वालिफाइंग शिप हो गई। और नॉन क्वालिफाइंग शिप जो क्वालिफाइंग नहीं है वो है 230। तो टोटल आपका ब्लॉक कितने का है, यहां पर तीनों का मिलाकर फर्स्ट सेकंड थर्ड, डेप्रेशन तो सब पे लगता है, प्रेजम्पटिव में भी लगना है, लेकिन प्रेजम्पटिव फिक्स इनकम अपन कंसीडर कर लेते हैं, बाकी के लिए तो आपको इनकम कैलकुलेट करनी होगी। तो डेप्रेशन तो उस पर भी लगेगा, तो मेरा टोटल ब्लॉक हो गया 1080, तीनों का टोटल लगाओ
1080, 580, 270 और 230 कितना हो गया 1080। और उसमें से क्वालिफाइंग शिप का से पूछेगा तो क्वालिफाइंग शिप का प्रोपोर्शनेटली आपको ब्लॉक कैलकुलेट करना हो, क्योंकि अलग से कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, अलग से कोई अपने पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो डियर मैं इस केस में इसको क्या करूंगा, प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट कर लूंगा। कैसे कर लूंगा, प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट कर लूंगा। मैं इस केस के अंदर ये बता रहा है। आते हैं आगे, अदर इंफॉर्मेशन, प्रॉफिट फ्रॉम क्योर एक्टिविटी रेफर्ड टू इन सेक्शन 115 VI1 रीड विथ 115 VI2 ऑफ 70 lakhs core activity. Profit from incidental activity computed as per the section 115 VI read with 115 VI 14 lakhs कितना आ गया 14 लाख। तो टोटल कितना हो गया मेरा यहां पर एक तरह से 84 lakhs। बुक प्रॉफिट, ये दिसता बुक प्रॉफिट कैलकुलेट एज पर द एक्सप्रेशन टू सेक्शन 115 JB2। अपन बुक प्रॉफिट की बात करते हैं इन रिलेटिंग टू द इनकम ड्राइव फ्रॉम द कोर और इंसिडेंटल एक्टिविटीज द 100 lakhs। बुक प्रॉफिट यदि कैलकुलेट करोगे तो उसके लिए मेरा बुक प्रॉफिट कितना आ रहा है 100 lakhs आ रहा है। जब मैट की कैलकुलेशन करना हो तो उसके लिए 100 lakhs आपके इस केस में बता रहा है। बाकी का ये तो कितना है 70 कोर और नॉन कोर एक्टिविटी का इंसिडेंटल एक्टिविटी का आ गया 14 lakhs। तो टोटल मेरा कितना दिखाई दे रहा है प्रॉफिट 84 lakhs। एलिमेंट शिपिंग कंपनी इज फॉरेन कंपनी, क्या है ये फॉरेन कंपनी है, हुज प्लेस ऑफ द इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया। यानी पॉइंट कहां है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पॉइंट आउटसाइड ऑफ इंडिया है। इन द प्रीवियस ईयर 2021 इट्स ग्रॉस शिप 2021 इज 630 lakhs, द ब्रेकअप ऑफ विच इज गिवन हियर अंडर। और नॉन रेसिडेंट के लिए यदि अपन सेक्शन अप्लाई करें 44B तो उसके लिए इनकम कंसीडर होती है 7.5% ऑफ द फ्रेट, और वो फ्रेट आपके यहां से दिखाई देना चाहिए। तो अपन इस केस में बात करते हैं प्लेस वेयर गुड्स आर शिप्ड, प्लेस वेयर अमाउंट इज पेड और रिसीव्ड बाय BM शिपिंग कंपनी, amount paid in lakhs, goods shipped at port in India, in India 200 lakhs और outside of India 150 lakhs। goods shipped at port outside of India, लेकिन वो आ कहाँ रहा है इंडिया, और outside of India से outside of India है तो उसको कंसीडर नहीं करना है। outside of India एक जगह तो लिंक होता है इंडिया से तो अपन कंसीडर कर देते थे, तो ये 100 lakhs आपको कंसीडर नहीं करना, क्योंकि आउटसाइड ऑफ इंडिया से आउटसाइड ऑफ इंडिया है तो वो आपको टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं होगा। बाकी का ये पोर्ट इंडिया का है तो इंडिया के पोर्ट से तो ये दोनों कंसीडर हो गए, इनसाइड ऑफ इंडिया और आउटसाइड ऑफ इंडिया। और ये पोर्ट इंडिया का है तो इसका भी लेना होगा रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू आपको कंसीडर करना है ग्रॉस 530 lakhs, और उसका 7.5% आपके फॉरेन शिपिंग कंपनी की इनकम प्रेजेंटिव बेसिस पे 44AB में आपको कैलकुलेट करनी है। 530 लाख का 7.5%। मैं देखो आपको बता देता हूं, ये आ जाएगा क्लियर जी। ये टनेज इनकम कैलकुलेट करनी होती है तो मैंने कहा पर डे की टनेज इनकम आती है, और जितनी भी टनेज इनकम आ रही है उसको नंबर ऑफ डेज आपने शिप को ऑपरेट किया उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। टनेज इनकम कैलकुलेट करने का आपको प्रॉपर तरीका है कि अप टू 1000 टनेज है तो इस केस में डेली टनेज इनकम होती है 70 पर ईच 100 टन। 1000 टू 10,000 है तो 700, तो 1000 का प्लस 53 फॉर ईच 100 टनेज आपको बताता है। फिर 10,000 से एक्सीड है बट आपके 25,000 तक है तो 5,470 प्लस 42 फॉर ईच टनेज इनकम आपकी आ जाएगी एक्सीडिंग 10,000। एंड 25,000 से एक्सीड है तो 25,000 तक का टैक्स कितना आ जाएगा आपकी, ये अमाउंट काम आने वाला है 11,770 और उससे एक्सेस पे 29 फॉर ईच 100 टन आपके दिखाई देगा। तो 25,000 टन इसका कितना आ जाएगा 11,770 आपके इनकम आपको माननी होगी पर डे की। ये पर डे की इनकम है, जितने दिन आपके शिप
ऑपरेट हुआ उससे मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ डेज शिप इज ऑपरेट इन द प्रीवियस ईयर। तो यार अपन यही बात करने जा रहे हैं कि आपके व्हाट वुड बी द टनेज इनकम ऑफ बीएमटी शिपिंग कंपनी कंप्यूट अंडरस्टैंड 115 VC फॉर द 21-22। तो देखो पहले दो क्वालिफाइंग शिप थे, शिप 1 और शिप 2, थर्ड है वो नॉन क्वालिफाइंग शिप है, नॉन क्वालिफाइंग शिप है। तो शिप 1 के अंदर टनेज इनकम कितनी आएगी, तो उस केस में कह रहा है कि यहां पर राउंडेड ऑफ किया 100 के मल्टीपल में, तो ये टनेज दिखाई दे रहा है 33,800। राउंड ऑफ किया है, राउंडेड ऑफ करने से आया है राउंडेड ऑफ 10 के 100 के मल्टीपल में, 100 के मल्टीपल में, तो 25,000 तक का टनेज इनकम कितनी आ जाएगी सर? 25,000 का तो ये हो गया, प्लस उससे एक्सेस पे 29,400 टनेज, और हमारे पास अब एक्सेस कितने आ जाएंगे 25,000 से ज्यादा, और उनको कितने दिन हमने ऑपरेट किया, तो क्वेश्चन में बता रहा है 212 डेज हमने ऑपरेट किया, तो डी आ जाएगी 30,36,264। 264 इस केस के अंदर यहां पर फर्स्ट क्वालिफाइंग शिप से इनकम आ गई। सेकंड क्वालिफाइंग शिप को आपके इसने राउंडेड ऑफ करके टनेज दिया गया 25,000, राउंडेड ऑफ करके दिया है 25,000, और ये 25,000 तक का तो मैंने आपको टनेज ऊपर भी बताया 11,770। जैसे इनकम टैक्स में अपन लेके चलते हैं ना इनकम, यदि 10 लाख है तो 10 लाख का टैक्स होता है 1,12,500, झट से आप बात बताते हो। ऐसे टनेज का डायरेक्टली मैंने निकाल लिया 11,770, किस फॉर्मूले से, ये आपको मैंने यहां पर करा रखा है, तो ये आ रहा दिस वन। इससे ऊपर है नहीं, ये 25,000 का है, तो 25,000 से मैंने सीधा सीधा नंबर ऑफ डेज ऑपरेट हुआ 345 डेज, तो ये आपके आ जाएगा 40,84,190। तो टोटल टनेज इस दोनों को जोड़ लूं तो 71,20,454। दिस वन योर आंसर, करेक्ट आंसर इज सी, करेक्ट आंसर इज सी, 71,20,454, 452 आपका टनेज इनकम इस केस के अंदर कंसिडर करने के लिए बता रहा है। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चले जाके बिल्कुल सर। अब इसके बाद आता है व्हाट वुड बी द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द 1st of April 2024 द क्वालिफाइंग शिप की पूछ रहा है, ये क्वालिफाइंग शिप के लिए। क्वालिफाइंग शिप के लिए देखो आपके टोटल तो था, तो यहां पर 580 और 270, और टोटल आ रहा है आपका 1080, और WDV कितनी है आपके 200 लैक्स, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 944.44। ये मैं आपको ऑलरेडी करा दिया था, ये रहा कि आपके यहां पर बता रहा है कि रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक कितना रहा है 1200 लैक्स, जिसके अंदर 3 आपके क्वालिफाइंग यहां पर हैं, 2 क्वालिफाइंग शिप है और एक नॉन क्वालिफाइंग शिप है, तो टोटल हो गया 1080, जिसमें क्वालिफाइंग शिप का वो पूछ रहा है। तो डियर क्वालिफाइंग शिप में 580 270, तो क्वालिफाइंग शिप हो गए 850, और ये 850 के हिसाब से इसको कैलकुलेट करने के लिए बता रहे। तो यहां पर आ जाएगा 580 प्लस 270 डिवाइडेड 1080 मल्टीप्लाई बाय 1200, तो 944.44 इस केस में दिखाई दे जाएगा इन लैक्स, इन लैक्स। The minimum reserve required to as per section 115 VT in case of the BM shipping company for the previous year 2021। तो मैंने कहा कि आपके मिनिमम रिजर्व बनाना है, तो प्रॉफिट जो आपके बुक प्रॉफिट दिखाई दे रहा है उसका 20%, तो यहाँ पर कितना रहा है 100 लैक्स, तो उसका 20% मैं बनाऊं तो 20 लैक्स इस केस में दिखाई दे रहा है। ये आपको दिखा रहा है, देखो ये आपके इसमें आ जाएगा, प्रॉफिट आ रहा है, ये रहा दिस बुक प्रॉफिट। तो जितना आपके बुक प्रॉफिट आ रहा है इसका 20% आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना रहेगा, तो हमने ये रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया 20%, तो 20 लैक्स। आई थिंक कोई इशू नहीं होगा। आगे आते हैं 23.4 वुड एनी अमाउंट ऑफ टैक्सेबल अंडर other provision of the Income Tax Act 1961 as per the section 115 VT5 if BMT shipping has transferred 15 lakh to tonnage
tax reserve account during the 2021? If yes, what is the amount is taxable? तो कितना अमाउंट ट्रांसफर करना होगा? तो देखो जितना आपने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया उससे जो बैलेंस बच गया उसको आपको क्या करना होगा, यहाँ पर टैक्स करना होगा। तो टोटल मेरा पास प्रॉफिट था कोर और इंसिडेंटल एक्टिविटी का 70 प्लस 14, तो ये कैसे आया 70 लैक्स प्लस 14 लैक्स, तो 84 लैक्स हो गया। तो यहां पर मेरा टोटल रिजर्व बना 20 लाख, इसमें से ट्रांसफर हुआ 15 लाख, तो बाकी का बच गया 5 लाख। तो 5 लाख डिवाइड बाय 20 लाख, टोटल 20 है, मल्टीप्लाई बाय जो आप कह रहे हैं 24 लाख, तो बाकी के अमाउंट को इसमें 21 लाख को कंसीडर करना होगा। यस, तो ये अमाउंट आ जाएगा 21 लाख आपके इस केस में दिखाई दे जाएगा। तो व्हाट इज द अमाउंट सो टैक्सेबल, कितना अमाउंट टैक्सेबल हो गया, उसमें से 21 लाख का अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि उसने पूरा अमाउंट ट्रांसफर नहीं दिया है। Now 23.5 lakh. What shall be the income computed under section 44B of LMN Shipping Company for the assessment year 21-22? तो मैंने कहा थी सेक्शन 44B लेता है, 44B लेता है प्रेजम्पटिव इनकम, एनआर फॉरेन कंपनी के लिए बताता है। वहां 7.5% ऑफ द फ्रेट, जो कि फ्रेट इंडिया से लिंक हो रहा है, इंडिया से लिंक होने के बाद चाहे वो कैसे भी हो रहा हो, चाहे फिर इंडिया में रिसीव हो, चाहे आउटसाइड ऑफ इंडिया रिसीव हो, या फिर भारत के बाहर दिखाई दे रहा है। तो देखो मैंने कहा कि आपके ये फ्रेट कौन कौन सा कंसीडर करना है। गुड्स शिप्ड एट पोर्ट इन इंडिया, इंडियन पोर्ट से इंडियन पोर्ट, या आउटसाइड ऑफ इंडिया, आउटसाइड ऑफ इंडिया। लेकिन सिर्फ अब बात करते हैं आउटसाइड ऑफ इंडिया से इंडियन वाला कंसीडर करेंगे, लेकिन आउटसाइड ऑफ इंडिया से आउटसाइड ऑफ इंडिया वाला कंसीडर नहीं करेंगे। तो टोटल हो जाएगा इन तीनों का टोटल 530 लाख, और उसका 7.5% मैं निकालूंगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 7.5%। 530 लाख का 7.5% 39.75 लाख इस केस में आपकी इनकम दिखाई देगी। और मैंने कहा इस इनकम में कोई खर्चे का डिडक्शन आपको नहीं मिलता है, तो ये इनकम आपको यहाँ पर कंसीडर हो जाएगी। तो आई थिंक आपको रियली इसी वे में सारे के सारे केस स्टडी हो गए हैं। यहाँ तक जो अपन ने देखे 23 तक आपके केस स्टडी इसी वे में आपके हो गए हैं। इससे नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको आगे अपन डिस्कस करेंगे, लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।